कक्षा 11वीं के मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो पाठ देख रहे थे अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण में हमने पहले देख चुके हैं डोबरी नियम, कत्तिक नियम, न्यूलैंड अष्टक नियम और बताया गया था मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या बताया गया था आवर्त सारणी के संबंध में? मेंडलीव का आवर्त नियम। ये परीक्षा में आता है, ध्यान रखें आप लोग कि न्यूलैंड ने परमाणु भार को आधार मान करके एक संगीत के आधार पर सारणी बनाया। संगीत के 7 स्वर होते हैं और 7 के बाद हर 8वां स्वर की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, मतलब रिपीट होता है। वैसे बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनको व्यवस्थित किया गया। तो हर 7 के बाद 8वां तत्व उसी गुण धर्म का था। जैसे संगीत के हर 7 के बाद 8 स्वर, सा है तो 7 के बाद भी सा आएगा, रे है तो भी 7 के बाद रे आएगा। उसी प्रकार से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया। तो क्या हुआ? हर 8वां तत्व समान गुण धर्म का था। परंतु चूंकि संगीत को आधार माना और कुछ जगह अव्यवस्था के कारण न्यूलैंड के अष्टक नियम को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। उसी को आधार मानकर किसने? मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीव ने तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई तो पहले उन्होंने अपना आवर्त नियम दिया, जिसको कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। सुनो उसको ध्यान से कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब होता है कि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म के तत्व एक वर्ग में आ जाते हैं। इसका मतलब है। और मेंडलीव ने क्या बताया कि ये अपने आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त बनाए। मतलब अपने सारणी में 9 वर्ग रखा और 7 आवर्त रखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग क्या है। ये वर्ग जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, क्या कहते हैं? ग्रुप या फिर समूह। वर्ग, ग्रुप, समूह एक ही चीज है। कितना वर्ग रखा मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में? 9। तो वर्ग किसे कहते हैं कि ये जैसे देखोगे आप लोग, ये आवर्त सारणी मालूम है। ये क्या है? जैसे आपके सामने में ये आवर्त सारणी बनाया है, टेबल बनाया है। इसमें ये जो रेखा है ये, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर खंड। तो ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल कॉलम, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और इस प्रकार से जो स्तंभ है इसको कहते हैं हिंदी में क्षैतिज स्तंभ, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कॉलम। तो वर्ग किसे कहेंगे कि ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहते हैं वर्ग। परिभाषा क्या होगा? आवर्त सारणी में वह ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसमें समान गुणधर्म के तत्व क्रम से व्यवस्थित होते हैं। किसे कहेंगे वर्ग? कि जैसे एक वर्ग है, ये वर्ग जैसे देखिए, ये मान लो ये वर्ग 1 है या समूह 1 है। ये तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। तो आवर्त सारणी में वह ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसमें समान गुण धर्म के तत्व
फिर ये पी या आई, ये एक आवर्त मान लिए, और ये मान लो आपका है दूसरा आवर्त। कौन सा आवर्त है? दूसरा आवर्त। ये देखो ये लिथियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ये बोरान हो गया, कार्बन हो गया, है ना। बढ़ाते जाएंगे तो नाइट्रोजन। आवर्त किसे कहेंगे? आवर्त सारणी में वह क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, वह क्षैतिज स्तंभ या श्रृंखला जिसमें भिन्न भिन्न गुणधर्म के तत्व क्रम से व्यवस्थित होते हैं। वर्ग में समान गुणधर्म के तत्व व्यवस्थित हुए और आवर्त में भिन्न भिन्न गुणधर्म के तत्व व्यवस्थित हुए। क्या कहलाएगा? आवर्तक कहलाएगा। कोई पूछे मंडलिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है तो बताना 9 वर्ग है, और कितना आवर्त है? 7 आवर्त। तो इस प्रकार से मंडलिक ने आवर्त नियम देकर के एक सारणी बनाई जिसे कहते हैं मंडलिक आवर्त सारणी। और उसमें दो ही चीज है, 9 ऐसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और 7 क्या है? क्षैतिज स्तंभ है। तो ऊर्ध्वाधर को वर्ग और क्षैतिज को आवर्त का। मंडलिक ने आवर्त सारणी बनाई तो उस समय तत्व बहुत कम ज्ञात थे, और ज्ञात तत्वों को उन्होंने क्या किया? व्यवस्थित करके वर्ग और आवर्त मान करके सारणी बनाया, आवर्त सारणी। मंडलिक आवर्त सारणी बना तो उसका जब विश्लेषण हुआ तो मंडलिक आवर्त सारणी की बहुत सारी विशेषताएं और कुछ त्रुटियां भी देखी। तो हम क्या कमी रहेगी जिसके कारण आधुनिक आवर्त सारणी बनाना पड़ा वैज्ञानिकों को? तो हम विशेषताएं देखने के पहले कुछ त्रुटि या दोष को देख लेते हैं। तो मंडलिक आवर्त सारणी में दोष देखेंगे तो पहला, जैसे हाइड्रोजन का स्थान, पहला जैसे त्रुटि दिखा वैज्ञानिकों को, क्या था? पहले हाइड्रोजन का स्थान कि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर मंडलिक ने क्या बनाया? आवर्त सारणी बनाई। तो हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे हम लोग। ये हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। तो हाइड्रोजन वर्ग 1 में स्थान दिया, हाइड्रोजन को वर्ग 1 में स्थान दिया किसने? मंडलिक। परंतु बाद में देखा गया कि ये हाइड्रोजन का गुण वर्ग 17 से भी मिलता है। मंडलिक ने किसमें रखा? वर्ग 1 में रखा इसको, हाइड्रोजन को। परंतु उनके गुण किससे भी मिलते हैं? वर्ग 17 से। और बाद में देखा गया कि हाइड्रोजन के गुणधर्म समूह 14 या वर्ग 14 के तत्वों से मिलते हैं। तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया इसने, मंडलिक ने। तो इस नाम से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं होने के कारण हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। आवारा मतलब जिसका कोई एक निश्चित स्थान न हो। तो पहली कमी हो गई। दूसरा, समान गुणधर्म के तत्व अलग अलग जगह व्यवस्थित हो गए। तीसरा, विभिन्न गुणधर्मों के तत्व एक जगह व्यवस्थित हो गए। डी और एफ जैसे दुर्लभ मृदा तत्व को कोई स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक मतलब समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमाणु भार पदार्थ माना, जबकि समस्थानिक की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाता है। परंतु इन्होंने आधार और भार को माना तो समस्थानिक को स्थान नहीं दे पाए। दुर्लभ तत्वों को स्थान नहीं दे पाया। समान गुणधर्म के तत्व अलग अलग जगह व्यवस्थित हो गए। विभिन्न गुणधर्मों के तत्व एक जगह व्यवस्थित हो गए। हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित हो गया। ऐसे कुछ त्रुटि थे जिसके कारण उस त्रुटि को सुधारने के लिए क्या बनाया गया? आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया, आधुनिक आवर्त नियम के माध्यम से मोसले ने। और उन्होंने एक सुधार किया केवल
परमाणु भार की जगह में परमाणु क्रमांक को आधार माने, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या को आधार माने। तो ये मेंडलीव और शार्निंग के दोस्त देखे हम लोग, और इनकी विशेषताएं को और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। इसको कहते हैं आवर्तिता, मतलब गुणों में क्रमशः परिवर्तन। इसका अध्ययन मेंडलीव और शार्निंग और है, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं समझा रहा हूँ, आप लोग बार बार वीडियो देखो, पुस्तक देखो, हेल्प में लेके पढ़ने का प्रयास करो। नहीं समझ में आ रहा है, ये केवल बहाना है। जिसको पढ़ना है और टीचर के हर शब्दों को बहुत ध्यान से सुनता है, बार बार वीडियो देखता है, पुस्तक सामने में रखता है और समझने का प्रयास करेगा तो बिल्कुल हर विषय क्लियर रहेगा। नहीं पढ़ने के 100 बहाने। जो परिस्थितियाँ चल रही है, आपको कुछ दिन इसी पद्धति से पढ़ाई करना पड़ेगा। इनको स्वीकार लो और मेहनत करना शुरू कर दो। साइंस लिए हो तो साइंस में इतना आसान नहीं होता है आगे बढ़ना, मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुन लो और समझो। धन्यवाद।